कानपुर का एक ट्रक ड्राइवर शुरू कर रहा है भारत की न्यूएस्ट एयरलाइन कंपनी। कभी टेम्पो चलाई, कभी ट्रक लोडर का काम किया और आज लखनऊ में है उनका एक आलीशान घर अपना और जमीन से उठकर आसमान में एयरलाइन चलाने का है एक सपना। मैं भारत के उस हर इंसान को हवाई जहाज में बैठाना चाहता हूँ जो हवाई चप्पल पहनता है। डीजीसीए डाटा के अकॉर्डिंग 50% लोग अभी फ्लाई नहीं कर रहे हैं। ना कोई फॉर्मल एजुकेशन, ना बिजनेस लेगेसी, ना कोई एविएशन का बैकग्राउंड। मुझे बड़ी दिक्कत होती थी इंग्लिश बोलने में, बहुत प्रॉब्लम हुई। बस एक जिद। अगर मैं रोड समझ सकता हूँ तो ही मैं रनवे ही समझ सकता हूँ। 5 साल में टॉप पे आएगी कंपनी, या तो फिर हम बंद कर देंगे। एयरलाइंस को कहते हैं बिलियनर्स ग्रेवयार्ड। गो एयरलाइंस, जेट एयरवेज, किंगफिशर, डेक्कन, ये सारी एयरलाइंस पिछले 10 से 15 सालों में बंद होते हुई। एविएशन लग्जरी नहीं है, जैसे टेम्पो है, बस है, ट्रेन है। मतलब एयरलाइन है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का साधन है। गैपिंग कहाँ है? गैपिंग हमारे और आपका है। गाँव से नॉर्मल सी महिला अगर साड़ी पहन के जाती है ना तो आप उसको ऐसे देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्यों उसको अलग ट्रीट करते हैं? मेरे पास लगभग कुछ नहीं तो 21 से 22 गाड़ियाँ होंगी। लैम्बोर्गिनी बहुत अच्छी लगती चलाने में। आप इसका साउंड सुनिए, ये जो स्टार्टिंग बटन है सेम डिक्टो प्लेन्स की। जो आपकी लैम्बोर्गिनी यहाँ है 6.5-7 करोड़ की है। एक एयरबस का क्या कॉस्ट होता है? 800-850 करोड़ रुपए के साथ। आपके पास कितनी एयरक्राफ्ट हैं? 3 अभी ली है, 2 और लाइनअप पे लगी है, 5 हैं। ये है भारत, जहाँ कहानियां सिर्फ बनती नहीं उड़ान लेती हैं। ऑन दिस एपिसोड ऑफ स्टोरीज फ्रॉम भारत ऑन कर्ली टेल्स मैं आई हूँ लखनऊ मिलने फाउंडर एंड एमडी ऑफ शंख एयर श्रवण कुमार विश्वकर्मा से, जो अपनी नई एयरलाइन लॉन्च करने में पूरी तरह से व्यस्त है। तो हम कर्ली टेल्स वालों को और हमारे एम्प्लॉइज को डिस्काउंट मिलेगा? अरे आप कहीं फ्री में उड़वा दें। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक। बहुत ही खूबसूरत घर है आपका। धन्यवाद। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? लखनऊ में तो हो गया कम से कम 14-15 साल, बट यहाँ भी मैं जल्दी आया हूँ। अभी घर पे बनाया है, इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है घर, अच्छा सा। अच्छा। लोग कहते हैं भी कम खूबसूरत है। और तो बचपन में ही था सपना कि इतना बड़ा आलीशान नहीं, घर बचपन में चाहिए? कोई सपना नहीं था कि अच्छा। आलीशान घर लेना। बचपन में यही था कि इन परिस्थितियों से निकल के ऊपर आइए। जब आप संघर्ष में होते हैं ना तो आपके सपने नहीं होते, आपको तो ये होता है कि आज मेरा कट जाए दिन। उस समय तो जो मिल जाए वही सब बढ़िया है। उसमें तो 2 रोटी भी मिली तो भी अच्छी है, नहीं मिली तो भी अच्छी। वो उस टाइप की कोई कहे कि मैं तब छोटा था तो मैं सोचता था, ये मिथ है। वो चीजें ना वो भगवान ऑटो मोड पे बनाता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमने प्लान करा था कि नहीं हम इतना बड़ा डेवलपमेंट करेंगे या ऐसा करेंगे, हम कभी एयरलाइन उड़ाएंगे। नहीं, कभी नहीं सोचा था। वो होती गई चीजें, ऊपर वाला बनाता चला गया। क्या बात है। अभी संघर्ष के तो आप बहुत ऊपर है, भगवान की कृपा है। आज आपके पास 500 ट्रक टेम्पोज हैं। गाड़ियां भी कई सारी हैं आपके पास यहाँ। और सारी फैंसी कार्स है यहाँ। कम है और गाड़ियां और है मेरे पास प्रेजेंट टाइम पर। अच्छा। बट यहाँ पे मौके पे कम है। 21 से 22 गाड़ियाँ हैं। गाड़ियों का इतना शौक है या? हाँ, गाड़ियों का शौक है। एक ही चीज का शौक है, सिर्फ गाड़ियों का। मुझे लैम्बोर्गिनी बहुत अच्छी लगती चलाने में, और सबसे पहले मुझे जो पसंद थी वो स्कॉर्पियो थी एंड फॉर्च्यूनर थी। अब मुझे इस समय लैम्बोर्गिनी बहुत अच्छी लगती चलाने में। आपके पास यहाँ BMW है, मर्सिडीज है, सारे ब्रांड की गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो भी है, छोटी वैगनआर भी है मेरे पास। ट्रक चलाने में ज्यादा मजा आता है या ये गाड़ियाँ चलाने में? ट्रक। अच्छा। उसका फील अलग है। जो डिफरेंट चीज क्रिएट करे वही अच्छी लगती है। जो सब चीजें रहती है वो सिंपल रहती है, वो अच्छी नहीं लगती। ट्रक का एक अलग मजा है उसमें। कितने सालों तक आपने ट्रक चलाई? मैंने टेम्पो चलाई, खुद चलाई। पता नहीं जब आपके वहाँ तो वो चलता है ना बॉम्बे वगैरह में ऑटो। हाँ जी। हाँ, तो समझ लीजिए ऑटो खुद ही चलाया, खुद ही सवारी बैठा ली, खुद ही उतारी। मैं बहुत उत्सुक हूँ आपकी जर्नी जानने के लिए। 1 घंटे में ना आप जान नहीं पाएंगे। अभी मंगा जरा ऊपर से लैम्बोर्गिनी की। आपकी शर्ट पे लिखा है SKV। श्रवण हर कुमार विश्वकर्मा। हर शर्ट पर आपने ये करवाया हुआ? लगभग हर शर्ट पे रहता है। कोई वजह? ऐसे टेलर ने कहा ये लिख दें, तो मैंने कहा लिख दीजिए। उसका वो सुनाता हूँ, उसका साउंड सुनिएगा। अभी
आप इसका साउंड सुनिए, ये जो स्टार्टिंग बटन है सेम डिक्टो प्लेन्स की तरीके होती है, प्लेन भी ऐसे बिल्कुल सेम हूबहू होता है। अच्छा। आप सुनिएगा, वाह। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखिए अंदर से ना फील देता हूँ। एक शेर वाली फील यस, देती है। मतलब एक आपको अन्य गाड़ी में फील नहीं देता है। ये गाड़ी का क्या प्राइस है वैसे? इस समय मुझे लगता है 6.5-7 करोड़ का, 6.5-7 करोड़ रुपए। की गाड़ी। 2 लैम्बोर्गिनी है मेरे पास, एक ब्लू एंड एक येलो। और अभी मैं आरआर का प्लान कर रहा हूँ, मोस्टली जल्दी मैं तो भी ला रहा हूँ। ग्लास पूरे बंद कर लीजिए, आपको बिल्कुल आवाज नहीं आती है। और सब गाड़ियों का नंबर भी कुछ खास रखा है आपने? मेरी सारी गाड़ियों के नंबर के लास्ट में आपको 79 मिलेगी। तो सारे मेरी जितनी भी ट्रक्स हैं हाँ जी। सब में 79, और मेरी जितनी कार है उसमें 79 आपको मिलेगी। कोई खास वजह, लकी नंबर है ये नहीं आपका? नहीं, लकी की कुछ नहीं होता है, सब कुछ ऐसे बस रख लिया। बस बढ़ती चीजें पसंद है, घटती चीजें पसंद नहीं है। तो लास्ट ना 2 ही डिजिट ऐसे हैं जो बढ़ रहे हैं, 7 और 9। आइए वेलकम। ये मेरे हाँ, ये सब बच्चे हैं मेरे। अच्छा। अरे बात तो पूरी ये मेरी बेटी बड़ी वाली, अच्छा। ये लड़का है मेरा, वो सबसे छोटे लिए 2 बच्चे अच्छा। बाहर से। ये मेरी मम्मी है। नमस्ते। मम्मी ने अभी आपको बोला कि आपकी रील देखी, मम्मी एक मेरी फोटो जरूर साथ में ले लीजिए। अच्छा। बोले वो कौन सा, आप उनके पास गई थी ना, आचार्यानंद, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वो अनिरुद्ध आचार्य जी के। अभी ये था भी ना? बहुत खूबसूरत बैल्कनी, हर फ्लोर पर एक हाँ बैल्कनी हाँ है। हाँ, मतलब घर जो भी हो ना, दबा दबा नहीं रहना चाहिए, उसमें आपको हवा आनी चाहिए चारों तरफ से। तो हमारे यहाँ पूरे घर में आप देखिए, आपको चारों तरफ से ओपन ओपन दिख, ये बस ये प्रॉब्लम है मेरे में। बच्चे। ये आपको आवाज आनी है। कहाँ था आपका बचपन? बाई बर्थ मेरा यहाँ से आप जाएंगे 60 किलोमीटर दूर एक उन्नाव सिटी पड़ती है, वहाँ पे मैं हुआ था। बहुत मध्यम गांव था, एक बहुत नॉर्मल फैमिली थी। हमारे फादर एक तरीके से फार्मर कह लीजिए। पढ़ाई में ध्यान था आपका? था मेरा, बट क्या था कि फैमिली के हाथ में अच्छे नहीं थे, तो वो मुझे थोड़ा सा मूव करना पड़ा पसंद से। फिर मैं चला गया बिजनेस लाइन में, टेम्पो खरीदी। एक पहले आता था सामान ढूंढने के लिए, लोडर आता था, उसको चलाया, उसको 1-2 साल चलाया, उससे कुछ पैसा में करें, टेम्पो चलाई। फिर हमारे दोस्त थे, मित्र थे, वो चलाते लाते थे, तो जैसे उन्हीं की संगत में देख देख तो मुझे लगा कि मैं भी चलाना शुरू कर। तो फिर वो टेम्पो ली, फाइनेंस कराया, उसको लिया, मतलब लोडर को चलाया, उसको चलाया तो कानपुर और उन सब में गलियों में काफ़ी चलाया। फिर उससे कुछ पैसा न हुए, कुछ सोचा कि बिजनेस कुछ करते हैं, और अब इसको छोड़ते कुछ और करते हैं। 1-2 टेम्पो बिजनेस में मतलब सामान यहाँ से वहाँ रखवाना हाँ, या जो भी सब मैंने अपने हाथ से करा। मैंने खुद भी अपने हाथ से सामान उठाए, नहीं कंधों से सामान भी उठाए, ऐसा कुछ नहीं। कितने पैसे मिलते थे? आप किसे मान के जैसे कानपुर से आप तो एक सिटी उन्नाव पे आते थे, तो आपको उस समय मतलब 450 रुपये मिलते थे। 450 रुपये मिलता था एक ट्रिप का। दूसरी ट्रिप मारेंगे तो एक दिन में मैं 3 ट्रिप मारता था। क्या तो उम्र थी आपकी उस बहुत समय? छोटी, आप मान के चलिए बैक कर लीजिए, कम से कम 15 साल, तो 17-18 साल की उम्र थी। उसमें पहले से मैं काम शुरू कर दिया था। पहली कमाई क्या थी आपकी? पहली कमाई मुझे नहीं याद है। घर की परिस्थिति ऐसी थी कि आप जो आता गया वो सब लगता गया, बस आए पैसा कहीं से भी कुछ भी लग जाए बस के। एक्चुअली मैंने जब आप बहुत नीचे स्तर पर होते हैं ना, जीवन काटना ही सबसे बड़ा होता है। सपने या बहुत विजनरी नहीं होती है, शौक तब आते हैं आप अर्न करते हैं। सबसे पहले तो इतनी जिम्मेदारी, इतनी टेंशन होती है ना कि आप उस शौक का कुछ जिंदा नहीं, आपको जो चीज़ मिल जाए बस वही में आप जीवन मतलब हैप्पी है। श्रवण को बचपन से ही नौकरी नहीं अपना बिजनेस करना था। टेम्पो से शुरुआत हुई, फिर कई और बिजनेसेस ट्राई किए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। घर के खर्चे बढ़ते गए और साथ ही पिताजी की तबीयत भी बिगड़ती गई। हालत ऐसे हो गई कि श्रवण को अपना गांव छोड़कर उनके इलाज के लिए लखनऊ आना पड़ा। दवाइयों और हॉस्पिटल के खर्चे संभालने के लिए श्रवण नए मौकों की तलाश में भटक रहा था, और फिर एक दिन उन्हें मौका मिला रेत यानी सीमेंट माइनिंग के बिजनेस में कदम रखने का। सीमेंट ने हमको सोच का एक नया रास्ता दिया कि हम मल्टीपल व्यापारों में गए। माइनिंग में गए, उसका बेनिफिट मिला। माइनिंग से मैं ट्रांसपोर्ट करा, उसका बेनिफिट मिला। हमारे जो आसपास के हमारे मित्र यार हैं, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा।
हमारे रिश्तेदारों का तो कोई सपोर्ट नहीं करता। वो तो मतलब मैं कहता हूँ कि ऐसे रिश्तेदार किसी को ना दे भगवान। वो लोग तो सब मजा लेने के लिए थे जब मेरा टाइम खराब था। तो बट कुछ ऐसे मेरे दोस्त रहे जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, तो वो सपोर्ट करा। ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रक्स जो थी वो आपका ट्रांसपोर्ट का, और एक ट्रक कहाँ हमारे ट्रक्स कैसे नहीं, हमारे जो ट्रक्स हैं वो हमारी खुद की माइनिंग से एक तरीके का जो स्टोन होती है वो लोड करते हैं, हमारी अपनी जो साइट्स होती है उन पे गिरा देते हैं। और वो देश भर में जाती थी ज्यादातर नहीं, यूपी हम में? यूपी फर्स्ट में हमने 4 ट्रक ली, फिर हमने 5 ली, फिर 9, फिर 7, फिर 20, फिर 25, फिर वो धीरे धीरे फिर 30, फिर 40, फिर 20, 25 ऐसे मतलब स्लॉट्स में आते गए और वो धीरे धीरे वो काम बढ़ता गया और वो धीरे धीरे सीमेंट का काम भी साथ में चलता रहा। हाँ, सीमेंट और में काम चलता ट्रक्स का भी चलता रहा। तो अब हमारा ज़्यादातर फोकस हमारी माइनिंग्स पे ज़्यादा है। बट ये आप हमेशा व्यापार ही करना चाहते थे, आपकी हाँ। परिस्थिति इतनी खराब थी पर तभी भी मैंने- आपने नौकरी नहीं करना मैं नौकरी चाहा। नहीं करूँगा, मैं नौकरी नहीं कर सकता। भगवान ने जीवन दिया है आपको कुछ करने के लिए, नौकरी नहीं। मुझे नौकरी कभी नहीं समझ में आई। हर व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, बस केवल उसको निकालने के लिए। मुझे लगता है नौकरी किया हुआ व्यक्ति एक सीमित दायरे में ही काम कर सकता है, वो ज़िंदगी जी नहीं सकता, वो ईएमआई की तरह की ज़िंदगी जीता है। पर व्यापार में भी आप हमेशा सफलता देखें वो जरूरी नहीं। आपके भी कुछ 2-3 व्यापार रहे जो देखिए- नहीं चले। नहीं, वो मेरी गलतियों से नहीं चले। व्यापार में कुछ जैसे बेसिक नियम होते हैं। सबसे पहला तो आपको अपने व्यापार से ना आपको मोहब्बत होनी चाहिए। कोई व्यापार कर रहे हैं, उनको कुछ पैसा अर्न हुआ, उनको लगा कि मुझे अब कुछ और बिजनेस करना है, तो वो क्या करते हैं उसका पूरा पैसा निकाल के उस अन्य व्यापार में डाल देते हैं। वो मत करिए, आप उसको कंटिन्यू चलाते रहिए। अन्य व्यापार के लिए अन्य चीज़ें अपने अलग से सोर्स ऑफ इनकम जो भी जैसे कहाँ जहाँ करना है वो आप करिए। ये मेरा मानना है। पर बिना पढ़ाई किए आपने अपने व्यापार को इतना बढ़ाया, जो टेम्पो से शुरू होकर। पढ़ाई भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई का एक अपना स्थान है और सफलता का अपना स्थान। देखिए, सफल की कोई परिभाषा नहीं होती सफलता की। तब मेरी सिचुएशन और अच्छी होती, जो मैं यहाँ तक पहुँचा हो सकता मैं 2-3-4 साल पहले पहुँच जाता। मैं बाहर जाता था कई बार एयरक्राफ्ट की डील करने के लिए, मुझे बड़ी दिक्कत होती थी इंग्लिश बोलने में, बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर हमने वो बहुत मतलब कई बार कन्वर्सेशन में बड़ी दिक्कत होती थी, भाई हम कुछ बोल रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं, थर्ड आदमी ट्रांसलेट करा रहा, तो क्या होता तब थर्ड आदमी आपको ट्रांसलेट करता ना तो आपको फीलिंग्स नहीं मैच हो पाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत होती थी। फिर उसके लिए बैठे इंग्लिश स्पीकिंग करा, सीखा, तो वो ठीक है समय की जो जब सीखी, जो समय के साथ जो नीड होती गई तो वो करते गए। बट हम हमेशा कोशिश करते हैं ज़्यादातर मतलब जो हमारी अपनी लैंग्वेज है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे 1-2 बुल्गारिया में एक बहुत अच्छे दोस्त हो गए, अब तो मित्र बहुत बड़े हो गए, आलिम नाम है उनका, बेसिक वो एयरक्राफ्ट में डील करते हैं, तो अब मैंने उनको हिंदी सिखा दी है। पहले तो एविएशन का ख्याल कैसे आया? आप ट्रक का बिजनेस कर रहे हैं, रेत का बिजनेस कर रहे हैं। मतलब बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है कि उधारी हो जाती है, उसके वजह से बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं। एविएशन में कोई उधारी नहीं होती है, 100% नगद का व्यापार है। टिकट का पैसा पहले ही आ जाता है हमारे पास। ये कुछ बेसिक थॉट से लगे, ऐसे लगा कि हमें फंड्स की नीड्स नहीं रहेगी, तो हमें बस केवल क्या है स्टार्ट करना है। देन उसके बाद आपको दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, तो आप हमें टिकट्स का पैसा पहले देते हैं। अन्य बिजनेस में क्या होता है, आप माल लेते हैं तो 100 रुपये का लेते हैं, उसमें से आप 70-80 रुपये देते हैं, 20 रुपये उधार हो जाता है। फिर वो 20 × 2000 लोग, 3000 लोग, वो धीरे धीरे वो इतना बड़ा होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है। फिर उसको बढ़ते बढ़ते व्यापारी ख़त्म हो जाता है। तो वो एविएशन में दिखाई दिया कि ये चीज़ अच्छी है, तो विचार आया कि पर ये आपका कारोबार अच्छा ही चल रहा है, आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा बहुत रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आप क्यों सरदर्दी ले रहे हैं एक नए बिजनेस की? देखिए, एक चीज़ बताते हैं, मेरी उम्र अभी 35 है, 35 ही मुझे और जीना है, तो रिस्क कहाँ है? अगर मैं अमर होता तो मैं बिल्कुल ना करता व्यापार, सुकून की लाइफ काटता, पैसे एफडी कराता, बैंक के इंटरेस्ट पे ज़िंदगी काटता। आपको क्या लगता है कि एक आज की डेट में एक आदमी की एज क्या लगती है? 100 साल लगती है? 70, 75, 80 बहुत है। जो मैं जी चुका हूँ वो वापस नहीं आएंगे, 35 और बचे हैं, तो अब रिस्क फैक्टर कहाँ रह गया? 35 में 5 घटा दीजिए आप, खाली शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये है वो है, घटा दीजिए, बचे 30, तो अब लाइफ में रिस्क कहाँ बचा? जो ज़िंदगी जीना खुल के जिए ना, जो करना है, जो हासिल करना हो, जिस चीज़ के लिए आपने कोशिश करी हो वो आप करिए। जो आप छोटे में नहीं सोच पाए बचपन में, अब वो सोचिए और उसको ऊपर करिए, पूरा करिए। तो रिस्क कहाँ रह गया? रिस्क तो इसलिए है ना क्योंकि हम लोग सोचते नहीं ना कभी, क्योंकि हमको तो लगता है कि हम अमर हैं, अरे कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल कुछ नहीं होता है। आपको जो करना है आज करिए, कल में मत जाइए। तो हमारे जो थ्योरी वो इसी टाइप की है। एविएशन करने का मन हुआ तो सोचा, तो फिर हमने कहा इसको अब ज़मीन पर उतार देता है, तो उतार दी ज़मीन पर।
एयरलाइंस को कहते हैं बिलियनर्स ग्रेवयार्ड, जहाँ पे कई सारे बिलियनर्स का सारा करियर नष्ट भी हुआ। ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास करोड़पति और लखपति बनना हो तो एयरलाइन खोल लीजिए। मेरा सवाल है, आपसे चीज़ें हो नहीं पाएंगी तो आपने एक शब्द बोल दिया, आपसे नहीं हो पाया तो इसका मतलब सबसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं। करेक्ट। आप मुझे एक चीज़ बताइए, इस पूरी दुनिया में एक बिजनेस बताइए, एक नौकरी बताइए जो 100% सक्सेस होने के चांसेस है, बता दीजिए। नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। और सारे बिजनेस ऐसे हैं, फेल भी हैं और पास भी हैं। जिन बिजनेसों में बहुत लोगों को बहुत लॉस हुआ, उसी बिजनेस में बहुत लोग बहुत आगे तक चले गए। क्या एविएशन खत्म हो गया है? क्या एयरलाइन चल रही है, सक्सेसफुली चल रही है। हम तो कभी उनसे मिले हैं तो हम उनसे पूछे हैं कि भाई आपसे नहीं हो पाया तो आपने स्लोगन दे दिया कि करोड़पति बनना, लखपति बनना हो, तो आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपने स्लोगन दे दिया। पर आपको ये ख्याल नहीं आया, गो एयरलाइंस, जेट एयरवेज, किंगफिशर, डेक्कन, ये सारी एयरलाइंस भारत में आपके जीते जी आपने देखी होंगी पिछले 10 से 15 सालों में बंद होते हुए। मुझे उन चीज़ों से नहीं मतलब है, हमें जो करना है वो हम करेंगे। आपको क्या गैप लगता है और क्या पोटेंशियल लगता है एयरलाइन इंडस्ट्री में? अभी हम लोग 5 से 7% के आसपास के लोग फ्लाई कर रहे हैं, ये DGCA डाटा के अकॉर्डिंग। 50% लोग अभी फ्लाई नहीं कर रहे हैं। भारत में 50% अब तो फ्लाई नहीं कर रहे। 7% लोग फ्लाई करते हैं, 7%। गैपिंग कहाँ है? गैपिंग हमारे और आप में है। बताते हैं कैसे है। हम एक क्लास वाला ना मध्यम को बैठने नहीं देना चाहता। एग्जाम्पल देता हूँ, आप भी मानोगे हम भी मानते हैं। आप एयरलाइन के अंदर जब जाते हो, कोई एक गांव से नॉर्मल सी महिला अगर साड़ी पहन के जाती है ना, तो आप उसको ऐसे देखते हो। क्यों देखते हैं? क्यों उसको अलग ट्रीट करते हैं? एविएशन लग्जरी नहीं है, एविएशन एक आपने लग्जरी बनाया। क्यों लग्जरी बनाया भाई? जैसे टेम्पो है, बस है, ट्रेन है, और जब एयरलाइन है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का साधन है, ना कि लग्जरी का साधन। लग्जरी तो आपने उसको क्रिएट कर रहे हैं ना। क्यों लग्जरी? अरे जितना अधिकार आपका सीट पे बैठने का है उतना उसका। आपको पता है एविएशन में लोग टिकट्स की वजह से नहीं आते हैं कि टिकट्स के प्राइस बहुत हाइक है या ऐसा कुछ नहीं होगा। आजकल के जो भारत का जो किसान है ना, वो भी ठीक है, 4,000 5,000 की टिकट, जैसे हमारे लखनऊ से दिल्ली 4-5 हज़ार की टिकट होती है, आराम से वो अफोर्ड कर सकता है, जा सकता है। पता है क्यों नहीं आता है? डर है इसको। वो जाता है एयरपोर्ट्स पे, चीज़ें समझ नहीं पाता है। एयरपोर्ट्स पे लोग होते हैं सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं, हिंदी में बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं हिंदी में बात करूँगा तो मैं नीचा हो जाऊँगा। ये डर है, वो उस डर की वजह से नहीं जाता है। गाँव की लेडीज़ें हैं, बच्चे पढ़े लिखे अच्छे हो गए, कहते हैं कि माँ चली जाओ या दादी चली जाओ, कहते नहीं बेटा मैं गाड़ी से जाऊँगी, क्योंकि उनको डर है कि वहाँ हम जाएँ बोल नहीं पाएंगे, यहाँ हमें पता नहीं है। अच्छा, कैबिन क्रू भी क्या करती है, वैसे रिएक्ट करती हैं, इंग्लिश में ही बात करती हैं, जान गई हैं कि गांव से, फिर भी एयरपोर्ट भी लोग वैसे ही करते हैं। तो ये गैपिंग है। प्रॉब्लम पैसे की नहीं है। कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं कि यहाँ पे ये एयरपोर्ट पे महंगा है, एयरपोर्ट पे इसको सस्ता कर लीजिए, एयरपोर्ट्स पे ये चीज़ें, ये सब क्या है? आप करना है, सही करना है ना, तो आप बेसिक चीज़ सही करिए ना, लाइए ना, उस मध्यम को बैठा लिए। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसका अनुभव होगा, आपने वो फेस देखा होगा। आपने देखा है? मैं उस फेस से आया हुआ हूँ, मुझे पता है। जब आप एजुकेटेड कम होते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कम होती है, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो जो कोई बोलता है तो उसको क्या फील होता है मुझे पता है। मैं निकल गया उन चीज़ों, तो ठीक है, माता रानी का आशीर्वाद ऊपर मैं निकल गया। जो लोग नहीं निकल पाए वो आज भी फेस कर रहे हैं चीज़ों को। चाहे पैसे हैं उनके पास, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाते हैं। बहुत सारे लोग गाँव में कोई ऐसे लोग हैं, पैसे हैं, अच्छा खेती में कर रहे हैं, पैसा बेच रहे हैं, वो एक जगह सफ़र कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो ट्रेन से जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको अपनापन लगता है। फ्लाइट से नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? वजह वही है, वो गैप है। यस। तो आप बताइए, जब आपने ये शुरुआत की, ये आपका एक विजन था, किस विजन से आपने शुरू किया और कैसे पहल की कि आप 100% नहीं कह सकता हूँ कि मैं इस गैपिंग को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड नहीं रहूँगा, ग्राउंड पे तो वही हो रहे हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि वो हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी ना हमारी एयरलाइन में बैठे, उसको फील आना चाहिए कि भाई मैं अपनी जगह पर। आप ये बताइए, क्यों एयरलाइन में लोग डरते हैं? गांव की लेडीज़ें हैं, बस में बैठती हैं, ट्रेन में बैठती हैं, टेम्पो में बैठती हैं, लग्जरी बस में बैठती हैं, बट उनको वहाँ कोई भी झिझक डर नहीं है। एविएशन में क्यों है? क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने उसको बना रखा है। आपको लगता है कि नहीं ये हमारी ही मोनोपोली है, नहीं, सबकी है। जितना अधिकार आपका उतना अधिकार मेरा। कहीं ना कहीं मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि जो लोग, एक वो डर है
उसे ख़त्म करने की जरूर कोशिश करूँगा। बाकी मैं कितना कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ ये मुझे नहीं पता है। कितना मुश्किल या आसान है एयरलाइन कंपनी अपनी खड़ी करना भारत में, और क्या कोई भी कर सकता है? जब करना चाहे तब करिए, जिस तरीके से जितना बोलना सरल है उतना करना सरल है। आपकी सोच पर डिपेंड, आपको करना है आप कर ली, कोई आपत्ति नहीं। इसी तरीके के लिंक्स हम दे देंगे आपको। मुश्किल नहीं है उसमें एम्पायर या इंडस्ट्री में घुसना? कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल, आराम से आप कर सकते हैं। किसी सरकार आपको पूरा सपोर्ट करती है, कहीं कोई भी एक पैसे की दिक्कत नहीं। क्या आपको सबने सीरियसली लिया था जब आपने उन्हें कहा कि आप एक एविएशन इंडस्ट्री में अपनी एयरलाइन शुरू करना चाहते हैं? क्या लोग मान गए आसानी से? लोग माने ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने पहले कहना, लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे करना है, मुझे लोगों से क्या मतलब है। किस तरह का ड्यू डिलिजेंस होता है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, ऐसा पेपर वर्क होना चाहिए, एक ऐसी कोई चेकलिस्ट तो होगी? हाँ, कहीं भी जाते हैं तो चेकलिस्ट तो मिलती है ना, उस चेकलिस्ट को आपको फुलफिल तो करना ही पड़ेगा। तो हमने भी उस चेकलिस्ट को फुलफिल करा है। और एयरबस खरीदने के लिए आपको विदेश जाना होगा वो खरीदने? नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं। बहुत सारे लेसोर हैं, बहुत सारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, या सब ब्रोकर कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको वेंडर से मिलवा देते हैं एंड कमीशंस होते हैं, वो सब कर देते हैं। वो कुछ नहीं है। एयरबस का यहाँ पर दिल्ली में ऑफिस है, आप जाइए, उनसे बात करिए, उनसे मिलिए, जो आपको परचेज करना है, जो उनके चेकलिस्ट होती है उनको फुलफिल करिए एंड गो। पर क्या पॉलिटिक्स, मोनोपोली, ये सब इश्यूज नहीं होते हैं इंडस्ट्री में? देखिए, हर इंडस्ट्रीज में कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट है ही। अब आप हर चीज़ों को सोचेंगे फिर धंधा कहाँ कर पाएंगे। तो चैलेंजेस तो हर चीज़ में है, तो नॉर्मल लाइफ में भी है। वो तो आपको किस तरीके से देखते चीज़ें उस तरीके से आपको दिखाई देंगी। आपको लगेगा नहीं आपको काम में जो करना ही करना है तो आप कर ले जाएंगे। पर कितनी सपोर्टिव है ये इंडस्ट्री या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से फुल सपोर्ट है, गवर्नमेंट से कोई दिक्कत नहीं। एयरलाइन चलाने के लिए कई सारे अलग अलग पहलू होते हैं, लॉजिस्टिक्स होता है, ऑपरेशन होता है, आपका जो क्रू है उसकी ट्रेनिंग होती है, उन सब में किस तरह से होगा? उनकी सबकी प्रॉपर टीम होती है, पूरा मैनेजमेंट बैठता है। हमारे नीचे कम से कम ऑलमोस्ट मान के चलिए टॉप मैनेजमेंट में कम से कम 30-32 लोग बैठे हैं, प्लस उनके नीचे जो लोग बैठे हैं, एक बड़ी टीम बनती है, 4-5-6 लोगों की टीम बैठती है, वो पूरा हैंडल करती है। टेक्निकल का अलग होता है, ऑपरेशन का अलग होता है, कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के लिए अलग है, सेफ्टी के लिए अलग है। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग नीचे बैठे हुए हैं और वो उसको करते हैं। हम उसमें किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो मेरा काम है मैं वो काम करता हूँ, बाकी मैं टेक्निकल और अन्य चीज़ों में मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। जो सही लगता है वो लोग करते हैं। आपने बताया जो आपकी लैम्बोर्गिनी यहाँ है 6.5-7 करोड़ की है, एक एयरबस का क्या कॉस्ट होता है? इस समय पकड़ लीजिए लगभग इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 800-850 करोड़ रुपए के साथ। 800-850 करोड़। क्योंकि अब इसमें $93 या 90 से कुछ ऐसे आसपास है ना। जब 80 मतलब डॉलर के हिसाब से वो रेट फ्लक्चुएट करता है, तो इस समय ये कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो 800 करोड़ की एक एयरक्राफ्ट, आपके पास कितनी एयरक्राफ्ट हैं? 3 अभी ली है, 2 और लाइनअप पे लगी है, 5 हैं। तो इसका कॉस्ट रिकवर करना आसान होगा सिर्फ टिकट से या? नहीं, वो टिकट है, लॉजिस्टिक है, वो रिकवर हो जाता है। फाइनेंस मोड पे होता है ना, जैसे आप बैंक से फाइनेंस लेते हो उसी तरीके से फाइनेंस होता है। आपको EMI टाइप का पे करना है, तो वो सिंपल था, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई टफ टास्क नहीं है। आप बहुत शौकीन हैं। आप मैंने देखा कि आप अपनी लाइफ भी अच्छे से जीते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ियाँ। जब तक आप खर्च नहीं करेंगे तब तक आपको कमाना नहीं आएगा। पैसा बचाने से ना आप अपनी योग्यता को दबा देते हैं। पैसा खर्च करिए, रिस्क लीजिए, तो आपको कमाने का वो रहेगा। मुझे लगता है कि आप अपने खर्चे जब बड़े करेंगे तभी आप पैसा कमाना सीखेंगे। आपको कोई काम करना है, उसके लिए मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? सपना मेरा है एयरलाइन उड़ाने का, तो उसके जो प्रति त्याग होगा, जो समस्या होंगी वो मुझे उठानी है। सिंपल हो गया, तो मोटिवेशन कहाँ से जरूरत पड़ी? कैसा लगता है जब कहते हैं कि एक टेम्पो वाला अब अपनी एक एयरलाइन शुरू कर रहा है? कुछ नहीं लगता है, वो जो उनका काम है कहने का वो कह रहे हैं, हमारा काम है शुरू करने का, हम शुरू कर रहे हैं। लोगों का सोचना है कि बड़े बिजनेसेस सिर्फ बड़े शहरों में ही बने जाते हैं। वो मिथ है, सोच है, सोच को आप कुछ भी कर सकते हैं ना भाई। आप सोच लीजिए ये टेबल जो है फाइबर की नहीं है, पत्थर की है, तो हम क्या कर सकते हैं? जस्टिफाई करने के लिए सो जाएंगे आपको। पर क्या आपको लगता है Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में बहुत टैलेंट है जहाँ से भारत के नेक्स्ट बिग बिजनेसेस आ रहे हैं? 100% अब आएंगे, दिखिएगा। सोच मतलब थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे हैं, जो वो जंजीरें थी ना पैरों में जकड़ी थी, वो तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। रिस्क लेने की कैपेसिटी लोगों की बढ़ रही है। और एम्प्लॉयमेंट आज शंख एयर में कितने लोग काम कर रहे हैं? शंख एयर में अभी तो मानिए स्टार्ट भर्ती चली रही है, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि टाइम ठीक होगा तो लगभग मान के चलिए 500 से 700 आदमी की फील्ड बनेगी। बट अभी
हमारे ट्रेडिंग में मतलब जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसमें लगभग इस समय 600 से 700 आदमी ऑलरेडी है इस समय। 5 साल में टॉप पे आएगी कंपनी, या तो फिर हम बंद कर देंगे एयरलाइन। बंद करने की भी हिम्मत क्या होती है? अरे बिजनेस कर रहे हैं, आपका नहीं चला, आपने बंद कर दिया। आपको कभी डर या इनसिक्योरिटी? नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब डर बना कोई नहीं, ये सब बेकार की बात है। टिकट का प्राइसिंग कैसा होगा? नॉर्मल होगा, ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ना बहुत ज़्यादा घटेगा, नॉर्मल रहेगा। दूसरी चीज़ क्या रहेगी कि टिकट के प्राइसिंग जो फैसिलिटेट होते हैं वो नहीं करेंगे। अच्छा, तो स्टैंडर्ड होगा। बदलाव हम करेंगे। क्या होता है ना कि अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको अपनी एक लाइन अलग खींचनी पड़ती है। अगर आपने अपनी अलग लाइन नहीं खींची, किसी भी आप व्यापार में हो, आपका चाहे व्यापार हो चाहे मेरा, कुछ भी, अगर आपको अलग करना है तो आपको एक अपनी लाइन खींचनी पड़ेगी। अगर आप दूसरे की लाइन पे चलेंगे तो आप कभी सफलता नहीं पाएंगे। तो हम कर्ली टेल्स वालों को और हमारे एम्प्लॉइज को डिस्काउंट मिलेगा? अरे आप कभी फ्री में उड़वा दें। ये है लखनऊ में शंख एयर का हेडक्वार्टर्स, जहां से एक नई उड़ान की तैयारी चल रही है। जुलाई अगस्त के आसपास पहली फ्लाइट एक्सपेक्टेड है और इस एक उड़ान के पीछे करीब 500 से 600 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिल के काम कर रहे हैं, रोज ट्रेनिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के थ्रू। आपकी दिल्ली से मुंबई की हमारी लगभग फ्लाइटें रहेंगी, एक दिन में लगभग 6 फ्लाइटें रहेंगी। लखनऊ से बॉम्बे 2 फ्लाइट है दिन में, से गोवा की 1 फ्लाइट है, चंडीगढ़ है 1 फ्लाइट है, जयपुर की 1 सिंगल फ्लाइट्स है। इन सेक्टरों में एक फर्स्ट अभी से शुरुआत कर रहे हैं, उन्हीं से हम फर्स्ट फेज में 3 एयरक्राफ्ट ला रहे हैं, ओवरऑल 5 ला रहे हैं, बट 3 अभी आ जा रहे हैं और 2 जो हैं वो हमारे आएंगे लगभग तो 3 से 4 महीने के बाद आएंगे। मान लो 2026 के इन खत्म होते होते 10 एयरक्राफ्ट के आसपास हमारी प्लानिंग से कि हम अपने को इन कर लें। और ये कौन सी एयरक्राफ्ट आ रही है? एयरबस या 320 बोइंग? और 321 नहीं, एयरबस, सारी एयरबस। सब एयरबस। फोकस लिखा हुआ है ना, देखिए बाज, ये मुझे पसंद है। इसकी तरह बिल्कुल एक ही चीज पर फोकस। शिकार पे जब इसकी निगाहें होती है ना, इतनी शौक होती है कि वो अपने शिकार को करता ही है। जिंदगी में से रहना चाहिए बाज की तरह। आप कभी इस दिन देखिए, ये मेरी अपनी खुद का मतलब एक थॉट है, तो इसलिए ये मैंने रखा है। और रही बात ये जो ऊपर रखे हैं, तो ये सत्य है। आपको कुछ सुनना उनना देखना नहीं है, आप जो करना है आप वो करिए। बोलिए मत, सुनिए मत, देखिए मत, आपको जो करना है आप वो करिए लाइफ में। और शंख नाम आपने कोई वजह से रखा था? वो ऑटो ऐसे रख दिया क्योंकि हमारी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी शंख ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है। वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो वो सक्सेस हुई, आप ये कह लीजिए कि थोड़ा अच्छा चली, नाम सूट करा, तो मैंने उसी को बस कंटिन्यू कर दिया। मैंने अब नाम नहीं चेंज करा। मैंने कहा अभी जो शंख की ध्वनि है ना, ये पूरा देश सुने। बिल्कुल। और उसकी जो ध्वनि है रियल में, वो कानों में बहुत अच्छी लगती है। आज आप आई होती तो मेरी उसमें आई होती थी। उम्मीद है अगली बार जब मिलूंगी तब श्योर, आपकी एयरलाइन 1000% आप आएंगे हमारे लखनऊ आएंगे तो आपको हमारी फ्लाइट लेनी पड़ेगी। वाह क्या बात है। वो दिन दूर नहीं है कि लोग हो सकता है ब्लैक में टिकट खरीदे। जस्ट अपोजिट आइए 2010 या 5 के आसपास, तो एविएशन में बहुत कम लोग बैठते थे, या ऐसा कह लीजिए खाली ए क्लास के लोग बैठते थे, ए श्रेणी वाले बैठते, तो बी वाले नहीं बैठते थे। या आप उसको 2 तरीके से कह सकते हैं, एक डर कह सकती है। अब समय बदला, सोच बदली, चीज़ें बदली। अब आप देखिए, अब मैक्सिमम फ्लाइट आप फुल पाएंगे, फुली होती है मतलब ज्यादातर। 80% के आसपास, प्लस अब ए बी सब लोग बैठ रहे हैं। पहले सिर्फ एक लोगों के लिए ही एयरलाइन थी, अब वो समय बदल गया है। जो भारत देश है इसमें मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो बी लोगों की है, आप भी जानती। अगर बी व्यक्ति एक बार जिस चीज़ में सफ़र करना शुरू कर देता है तो इसका कोई अंत नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एविएशन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी शुरुआत तो हो रही है डोमेस्टिक से। हाँ, फुल डोमेस्टिक। इंटरनेशनल भी जाएगा? इंटरनेशनल हमारा प्लान है 2028-29 के आसपास का प्लान हम कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके बहुत बहुत साथ। धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया हमें। और हम वेट कर रहे हैं कब शंख एयर लॉन्च करेगा। जल्द लॉन्च होगा, जिस दिन होगा तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। हाँ जी, हम फर्स्ट पैसेंजर्स बनना चाहेंगे आपकी बिल्कुल, एयरलाइन के, बिल्कुल, क्योंकि ये एक भारत की ग्रोथ स्टोरी है। हाँ। और ये स्टोरीज फ्रॉम भारत का जो हमारा शो है, हम उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने हिम्मत रखी सपना देखने की और उस सपने को पूरा कर दी।